हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर 1 में आज हम चर्चा करेंगे सेट थ्योरी, लॉजिक एंड प्रूफ्स के पार्ट 1 में, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सेट डिस्क्रिप्शन मेथड्स, स्टैंडर्ड सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, सबसेट एंड सुपरसेट, साइज ऑफ ए सेट जिसे कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, पावर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट एंड सेट कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट में सेट की कुछ आइडेंटिटी रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में हम देखेंगे कि सेट होता क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेट इज़ बेसिकली एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो मेन चीज़ें हैं उन पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले ये क्या है, ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा? अनऑर्डर्ड, मतलब यहाँ ऑर्डरिंग की कोई बात नहीं है, पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट वाली कोई बात ही नहीं है। ये कलेक्शन है एक अनऑर्डर्ड टाइप का, जिसमें कोई भी एलिमेंट कैसे भी रख सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट जो है या एलिमेंट जो है कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, मतलब रिपीटिशन नहीं है। मतलब कि अगर हमें कोई सेट बनाना हो, जैसे 3 वेरिएबल है हमारे पी क्यू आर, और उसे अगर सेट में रखना हो एज ए सेट, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर। बट चूँकि ये अनऑर्डर्ड है, तो अगर हम इसे क्यू पी आर भी लिखें तो भी सेम बात होगी, या अगर इसे हम आर क्यू पी भी लिखें तो भी सेम ही बात होगी। तो हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस हमें इन 3 एलिमेंट्स का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है, और ये तीनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पी पी क्यू आर, पी हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है अनऑर्डर टाइप का, और उसमें कलेक्शन में क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यही सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिसे हम कहते हैं सेट के एलिमेंट्स या मेंबर। तो अभी जो हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, जैसे पी क्यू आर, ये क्या है? सेट के एलिमेंट या मेंबर या एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया सेट क्या है। इट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर कोई मेंबर है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो उसे डिनोट कैसे करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो उस किसी पर्टिकुलर मेंबर को हम डिनोट करते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ये जो एप्सिलॉन है ना, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर किसी सेट का मेंबर है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो उसे हम लिखेंगे कि वो उस सेट का से बिलोंग करता है। जैसे ये कोई सेट है जिसे हम डिनोट करें कैपिटल ए से, और उसमें है क्यू पी आर, तो क्यू जो है वो ए से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे क्यू एप्सिलॉन ए। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्यू बिलोंग्स टू ए। ओके, सिमिलरली P बिलोंग्स टू A, सिमिलरली R बिलोंग्स टू A। तो जो भी मेंबर होता है उसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर कोई मान लो कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, कोई ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर सेट का पार्ट नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन या डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें S की, तो S तो नहीं है A का पार्ट, तो S डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस तरह से दिखाते हैं कि S जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो A से बिलोंग नहीं करता है। तो ये हो गया कि कैसे हम एलिमेंट को डिनोट करते हैं। अब नोटेशन वाइज देखें तो अपर केस लेटर्स जो होते हैं, जैसा अभी हमने ए लिखा, तो जितने भी अपर केस लेटर हैं A B C D अप टू Z, उनसे जनरली हम सेट्स को डिनोट करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, उन्हें हम लोअर केस लेटर से दिखाते हैं, जैसे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, तो कैपिटल या अपर केस लेटर से हम सेट को रिप्रेजेंट्स करते हैं, राइट, एंड स्मॉल केस लेटर से हम उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, MNOP लाइक दैट। ओके, तो ये हम समझ गए कि किस तरह के लेटर्स को कहाँ यूज़ करते हैं। नाउ सेट को डिस्क्राइब करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट। एक होता है रोस्टर मेथड। ओके, अब रोस्टर मेथड क्या होता है? अभी जो हम कर रहे थे सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसे ही रोस्टर मेथड कहते हैं। मतलब आप डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स को उस करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, जितने भी एलिमेंट है, तो हो जाता है रोस्टर मेथड। जैसे अगर इंग्लिश के जितने भी वॉवेल्स हैं उनको अगर हम एक करली ब्रेसेस में लिख दें, तो क्या होंगे? AEIOU। इसे हम करली ब्रेसेस में डाल दिए, और एक सेट जो बना उसका नाम दे दिया हमने कैपिटल B। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं रोस्टर मेथड। सारे के सारे एलिमेंट्स करली ब्रैकेट के अंदर डाल दो, यही हो गया रोस्टर। रोस्टर बनाते थे ना डिफरेंट चीज़ों का, कि ये स्टूडेंट का रोस्टर है, ये इसका पेमेंट का है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि सारे एलिमेंट्स को बस आप कर्ली ब्रेसेस में दिखा दो। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, और सबको इंडिविजुअली लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? इलिप्सिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इलिप्सिस क्या होते हैं? ये ट्रिपल
ट्रिपल डॉट को इलिप्सिस कहते हैं। कि इसके बीच में हम समझ लेते हैं कि मल्टीपल नंबर्स हैं, राइट। कभी कभी इनफाइनाइट के टर्म्स में भी इसको यूज़ करते हैं जब इनफाइनाइट सेट हो जाता है तो। बट जनरली मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा सेट दिखाना हो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 100, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये 99 तक जाएगा। तो बीच में हम 3 डॉट दे दिए, ये डिनोट करता है कि 6 के बाद जो है वो सब 3 डॉट में आ गए अप टू 99, और लास्ट वाला हम लिख देते हैं ताकि पता चले कि कहाँ तक ये सेट है और किस किस एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो इसे ही कहते हैं इलिप्सिस, ठीक है, इलिप्सिस। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक और मेथड है सेट बिल्डर नोटेशन। अभी जो हम देख रहे थे वो रोस्टर नोटेशन था, अब ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, हम सेट के एलिमेंट को इंडिविजुअली हम नहीं लिखते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं एलिमेंट्स की, उससे ही हमारा काम हो जाता है। जैसे इसमें हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ एक्स, मतलब वो सारे एलिमेंट हैं एक्स जिसकी प्रॉपर्टी है पी, कोई प्रॉपर्टी पी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। देखिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें दिखाना हो कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं लेस देन 10, तो हम ऐसे लिखेंगे ओ इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो हमने प्रॉपर्टी वाइज लिख दी। अगर इसे हमें रोस्टर मेथड में लिखना होता तो हम डायरेक्टली कैसे लिखते, ओ, अब ये क्या है कर्ली ब्रैकेट में ऑड पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9, ये हो जाता रोस्टर मेथड में कि हम इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स को दिखा देते, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर। बट अब सेट बिल्डर नोटेशन में क्या हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट, ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन को पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। समझ गए, इस तरह से होता है। जैसे और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ओ इज एक्स एप्सिलॉन जेड प्लस सच दैट एक्स इज ऑड एंड एक्स लेस देन 10। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं की गई है क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। जेड प्लस होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कुछ फेमस नोटेशन है जो हम देखेंगे। जेड का मतलब होता है इंटीजर, जेड माइनस मतलब निगेटिव इंटीजर, जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस तरह से ये होते हैं। नाउ कभी कभी रियल नंबर्स पे अगर बात करें तो इस तरह से क्यू प्लस इज़ वॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू, ठीक है। तो ये जो है क्यू प्लस, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात हो रही है बेसिकली, ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो इस तरह से सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, कोई भी सेट है, सपोज ए इज सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, राइट। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सेट बिल्डर नोटेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड सेट जो हम बात कर रहे थे जो होते हैं, वो एक होता है एन, जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और वो कैसे स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड इलिप्सिस, क्योंकि इसका अंत नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो बचपन से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 देखते आए हैं, राइट। इस तरह से नेचुरल नंबर, यहाँ 0 को ऐड कर दिया गया है, ये तो होल नंबर में आता है, ठीक है। होल नंबर हमने पढ़ा था स्कूल में। तो देखिए स्कूल तक अगर हम बात करें तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जब हम कॉलेज में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, तो हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देते हैं, राइट। क्योंकि कितने कैटेगरी बनाएंगे, बहुत सारे कैटेगरी ऑलरेडी हैं, अभी हम देखेंगे। तो 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। और अभी हम जिस बुक का रेफरेंस लेके बोल रहे हैं वो केनेथ रोजन की बुक है, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, तो वो इस चीज़ को फॉलो करती है। तो हमने उस हिसाब से इस चीज़ को लिखा है। नाउ जेड इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स। जब भी इंटीजर्स की बात करेंगे तो जेड रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 फिर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव के बारे में दिखाया गया है। जैसे जेड प्लस हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या होंगे 1 से स्टार्ट होंगे वो जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए अगर हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते तो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स में फ़र्क क्या रह जाता है, ये तो ऑलरेडी एक सेट है ही हमारा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये अगर चल ही रहा है तो नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दिया ताकि ये बेटर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। यहाँ कोई होल नंबर का कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं। नाउ
Q जो है वो होता है रेशनल नंबर्स, ये वो सारे नंबर्स हैं जो P बाई Q के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ सेट बिल्डर नोटेशन में दिखाया गया है। सो रेशनल नंबर्स आर इन टर्म्स ऑफ P बाई Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो नंबर, इसीलिए ये होता है हमारा रेशनल नंबर। देन R दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉइंट्स ऑन दी नंबर लाइन। अब इसको तो दिखाने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट। देन एंड इनफाइनाइट ही नहीं होते हैं, इनफाइनाइट हर एक पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो ये अलग ही टाइप का सेट है। देन R प्लस इज़ द पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे बट वो 0 से बड़े वाले होंगे, ठीक है, नेगेटिव वाले छट जाएंगे। देन C इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 12th में भी देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, A प्लस BI के फॉर्म में होते हैं, वेयर I इज़ वॉट रूट अंडर -1, ठीक है। तो ये A प्लस BI वाले जितने भी टर्म हैं जहाँ A और B जो है सब रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं माइनस वाले जो यहाँ नहीं दी गई हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर की तरह एक नेगेटिव इंटीजर का सेट भी होता है Z माइनस। सिमिलरली रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ नेगेटिव रियल नंबर्स का भी सेट होता है R माइनस। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड सेट है जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये बार बार आएंगे हमारे सिलेबस में। नाउ अब कुछ टर्म्स हैं जो चर्चा कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ सेट्स, एम्प्टी सेट्स एंड सिंगलेटन सेट्स। सो इक्वालिटी ऑफ सेट क्या होता है? दो सेट इक्वल होगा इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि अगर ये होगा तभी ही होगा। सो अगर दो सेट को इक्वल तब मानेंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, राइट। जैसे यहाँ दिया गया है 135 और 351, ये इक्वल है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। और हमने अभी देखा था कि सेट में फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ना। तो अगर सारे एलिमेंट सेम हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे दोनों सेट इक्वल है, राइट। ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट मैटर नहीं करता है, और डुप्लीकेट को इग्नोर करते हैं। बेसिकली डुप्लीकेट को तो हम सेट में ही इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। तो दो सेट कब इक्वल होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, लाइक PQR इज़ इक्वल टू QRP, क्योंकि तीनों एलिमेंट बराबर हैं, राइट। नाउ एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अगर कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, 0 एलिमेंट हो, तो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। उसे हम या तो फाई से डिनोट करते हैं या एम्प्टी ब्रेसेस से, ठीक है। तो जनरली सेट को हम ब्रेसेस के अंदर लिखे एलिमेंट से डिनोट करते हैं। अब इसमें एलिमेंट तो है नहीं, तो एम्प्टी ब्रेसेस से भी हम डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। बट एक बहुत कॉमन नोटेशन है जो इसकी जगह यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं फाई। ये बहुत जगह यूज़ होगा, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, राइट। तो एम्प्टी सेट के लिए हम फाई का यूज़ बहुत जगह करेंगे आगे भी। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन देयर स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है नहीं कि जो अपने स्क्वायर से खुद बड़ा हो, राइट। तो ऐसा सेट जो है एम्प्टी हो जाएगा। नाउ सिंगलेटन सेट क्या होता है? तो सिंगलेटन सेट वो है जिसमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो। अब ऐसा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट होता है सेट में। लाइक कोई सेट है सपोज ए, उसमें एक ही एलिमेंट है P, राइट। तो एक एलिमेंट वाले जितने भी सेट हैं उनको कहते हैं सिंगलेटन सेट, ठीक है। इसमें सिंगल एलिमेंट है इसीलिए सिंगलेटन सेट। अब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ए शुड बी ए कैन बी 1, या कोई भी एक एलिमेंट होना चाहिए। ए कैन बी लाइक Q और एनीथिंग, बट एलिमेंट जो है वो सिंगल होना चाहिए। अगर नेम की बात करें तो एक सेट है नेम सपोज, उसमें है राम, एक ही एलिमेंट है, तो ये भी सिंगलेटन सेट है, राइट। अब हम देखते हैं सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें 12th में भी थी, बट अगेन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, तो हमें ये सब चीज़ देखनी पड़ेगी और हमें रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसेट क्या होता है? ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ़, मतलब अगेन वही वाली बात, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो इन बी। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में भी रहे तो हम बोलेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और उसे दिखाते हैं इस नोटेशन से, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होगा? इफ़, और इफ़ का जो नोटेशन होता है वो ऐसे होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? व्हेन कोई एलिमेंट अगर ए का पार्ट है, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है ना कि एक्स जो है ए का पार्ट है, दैट मीन्स ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स बी का भी पार्ट होगा। तो इसे ही कहते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट जो ए का पार्ट है वो बी का भी पार्ट होगा, राइट। अब अगर सबसेट कहते हैं ए को, तो बी को भी तो कोई नाम देंगे, तो बी को कहेंगे ए का सुपर सेट। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी देन बी विल बी द सुपर सेट ऑफ ए। और जस्ट इसका सिंबल को पलट देंगे, तो पलटने से ही ये बन जाएगा सुपर सेट, राइट। और ये है
सबसेट, राइट। नाउ अगर हमें प्रूव करना हो कि अगर A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर ऐसा कुछ प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हमें हर एक एलिमेंट के लिए दिखाना होगा कि वो एलिमेंट जो A का पार्ट है B में भी है। बट अगर डिसप्रूव करने की बात आती है ना कि A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, इस तरह से नॉट है तो जो भी सिंबल है उसको देके काट देंगे ऐसे, ठीक है। तो डिसप्रूव करने में कोई एक आप बस एग्जांपल दिखा लो, एक एलिमेंट जो A का पार्ट है बट B का नहीं है, तो वो डिसप्रूव हो जाता है। तो दुनिया में भी रूल है ना, अगर किसी को अच्छा दिखाना हो तो सारी चीज़ें अच्छी दिखानी पड़ती हैं, मतलब ऑल गुड। बट अगर किसी को बुरा दिखाना हो ना तो केवल एक बुरी चीज़ दिखा दो, वन बैड, तो वो बुरी बन जाती है। सेम चीज़ यहाँ सबसेट में भी है। अगर आपको किसी का सबसेट दिखाना हो तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको प्रूव करना होगा कि वो जो A का पार्ट है B का भी पार्ट है। बट अगर ऐसा प्रूव करना होगा A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, देन बस केवल वन एलिमेंट के लिए आप प्रूव कर दो कि वो जो A का पार्ट है B का पार्ट नहीं है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर सबसेट की बात करें तो 1 3 5 7 9 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 till 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर ऐसे ही आएगा ना, ये तो सबसेट है, राइट। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि जो फाई है दैट इज़ एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, क्योंकि हर एक सेट में एम्प्टीनेस तो रहती है, एम्प्टी सेट तो होता ही है, तो एम्प्टी सेट जो है सबका सबसेट माना जाता है, ठीक है। नाउ ये एक आता है कि वो सेट खुद, वो हर एक सेट खुद का भी एक सबसेट माना जाता है। तो कोई भी सेट अपने आप का, जो भी सेट का एलिमेंट होगा वो खुद का तो एलिमेंट होगा ही ना, तो हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट माना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है नोट्स हैं, राइट। तो ये हम लोग साइड थिंग समझ गए हैं। तो यही टेबल में दिया गया है कि सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, सुपरसेट को कैसे डिनोट करते हैं, एंड सबसेट नहीं है तो कैसे डिनोट करते हैं क्रॉस करके। अब हम देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स एंड सेट एज एलिमेंट। तो दो सेट इक्वल कब होंगे, ठीक है। अभी हमने देखा था कि दोनों में सेम एलिमेंट हो तो इक्वल होंगे, राइट। बट अगर हमें शो करना हो थ्रू सबसेट तो हमें दिखाना होगा A इज़ इक्वल टू B इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ B एज वेल एज B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर दोनों तरफ से सबसेट का हम प्रॉपर्टी प्रूव कर दें तो हम प्रूव कर पाएंगे कि A इज़ इक्वल टू B। लाइक कभी कभी अब देखिए सेट जो है एलिमेंट की तरह भी हो सकते हैं। अब हमने अभी तक जितने भी सेट देखे हैं लाइक A इज़ PQR, तो इसमें सब क्या था, सिंगल एलिमेंट थे। बट अभी तक ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा कि A इज़ लाइक P Q and R simple. So set can also be an element of another set. यहाँ भी ये चीज़ बताई गई है कि set can contain other sets. So देखिए यहाँ एक ऐसा सेट है जिसमें फाई है, A है, सेट A है, सेट B है और सेट A B है। तो ये ऐसे पॉसिबल केसेस हैं कि कोई सेट जो है दूसरे सेट का एलिमेंट हो जाए, राइट। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा लिखा है कि दिस सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, कैपिटल A, तो इसका मतलब सेट A जो है वो एलिमेंट है। और अगर कहीं लिखा हुआ है ओनली A इज़ एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, दैट मीन्स वो केवल स्मॉल a जो है वो सिंगल एलिमेंट है वो सेट का पार्ट, ठीक है। तो अगर हम इस सेट की बात करें, नीचे वाले सेट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P, जो सेट P है वो है इज़ एन एलिमेंट ऑफ A। बट अगर ऊपर वाले सेट की हम बात करें तो यहाँ पे है ओनली P इज़ एन एलिमेंट ऑफ A। यहाँ ऊपर में P एक सिंगल एलिमेंट की तरह है, बट P जो है ये सेट है, ठीक है, एलिमेंट भी है बट सेट है, ओके। नाउ थिंक ऑफ सेट एज फोल्डर, यहाँ बोला है कि समझने के लिए सोच सकते हो कि फाई जो है एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है, और फाई को अगर आप ब्रेसेस के अंदर रख देते हो तो वो है फोल्डर विथ वन एम्प्टी फोल्डर इनसाइड, राइट। तो ये दोनों भी अलग चीज़ है, फाई एंड फाई इनसाइड ए सेट, ये दोनों अलग चीज़ है। ये है एम्प्टी सेट, बट ये है एम्प्टी सेट, सेट ऑफ एम्प्टी सेट, सेट ऑफ एम्प्टी सेट, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, राइट। अब देखेंगे साइज ऑफ द सेट, कार्डिनैलिटी क्या होती है। साइज मतलब किसी भी सेट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वही हो गया उस सेट का साइज या कार्डिनैलिटी, ठीक है, साइज को ही कार्डिनैलिटी बोलते हैं। सो साइज रेफर्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन इट। जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे ए इज इक्वल टू लाइक हमारे पास क्या था PQR, तो इसमें कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, तो ए का जो कार्डिनैलिटी या साइज होगा वो 3 होगा, तो उसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों साइड एक लाइन दे देते हैं, उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी या साइज। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 3, राइट।
सो आपको और किसी भी सेट का कार्डिनैलिटी निकालना हो तो आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए, वो उसकी कार्डिनैलिटी या साइज हो जाएगी, नहीं राइट। अब फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? तो कोई सेट फाइनाइट तब होगा जब उसमें एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है, मतलब उसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट। n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। और n जो है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वही उसकी कार्डिनैलिटी होगी। ऑब्वियसली जितने एलिमेंट होते हैं वही कार्डिनैलिटी होती है। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, a इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। अब लेस देन 10 में कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं? ऑड 1 3 5 7 9। तो कितने काउंट हुए? 1 2 3 4 5। तो कार्डिनैलिटी ऑफ a इज़ 5। इसी तरह से अदर एग्जांपल भी है, जैसे a इज़ ऑल ऐसे सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। तो s की कार्डिनैलिटी 26। और अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो ये स्पेशल सेट होता है, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं रहते हैं। तो कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज व्हाट? 0, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ 0, सो कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज़ 0। ये याद रखिएगा। नाउ इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो फाइनाइट नहीं है वही इनफाइनाइट हो जाता है, उसको हम फिक्स नंबर से नोट नहीं कर सकते हैं। जैसे जेड प्लस। अब जेड प्लस क्या होता है? सारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक है। तो ये जो है एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी हम पता नहीं कर सकते। नाउ पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो होता है किसी भी सेट का, उसे डिनोट करते हैं बेसिकली P ऑफ S से। P थोड़ा स्टाइलिश लिखना होता है, ओके। सो ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ S, राइट। तो सेट में जितने भी सबसेट हैं उन सब का अगर सेट ले लिया जाए तो उसे कहते हैं पावर सेट। अब उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं देख लीजिए। एक तो उसके पावर सेट में फाई होगा ही, एम्प्टी सेट उसका पार्ट होगा ही। सारे सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, सारे कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट वाले सबसेट होंगे, मतलब दो वाले कॉम्बिनेशन, 3 वाले कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन वाले। और लास्ट में वो सेट S खुद तो होगा ही पावर सेट में। जैसे यहाँ पावर सेट ऑफ 0 1 2 की बात हो रही है, ठीक है, इसका पावर सेट निकालना है। तो इसमें कौन है? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट होगा, तो वही है एम्प्टी सेट। उसका सिंगल वाले सारे एलिमेंट, तो सिंगल वाले क्या क्या बनते हैं? 0 1 एंड 2। तो देखिए 0 1 एंड 2 सिंगल वाले सारे। उसके बाद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 2 वाले बन सकते हैं, तो 2 वाले कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? 0 1 का एक कॉम्बिनेशन 0 1, ठीक है। 0 2 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा 0 2, ठीक है। 1 2 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2, ठीक है। और उसके ऊपर 3 का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, यस 3 का कॉम्बिनेशन 0 1 2 ये बन रहा है। और बेसिकली वैसे भी जो सेट S है वो इटसेल्फ भी पार्ट होता है पावर सेट का। तो पावर सेट ऑफ S में क्या क्या आ गया? 5 आ गया, 0 1 2 0 1 0 2 1 2 एंड 0 1 2, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर सेट। अगर हम जो एग्जांपल शुरू से लेते आ रहे हैं A इज़ इक्वल टू PQR, अगर इसके पावर सेट की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा? हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ A। सो ये हो गया सबसे पहले तो 5 जो एम्प्टी सेट है वो पार्ट होता है। नाउ सिंगल वाले सारे एलिमेंट, सिंगल वाले एलिमेंट कौन कौन है? P Q एंड R। नाउ डबल वाले सारे एलिमेंट, PQ एक कॉम्बिनेशन, PR दूसरा कॉम्बिनेशन, QR तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए। नाउ वो सेट खुद PQR। तो इतने सारे जो सेट बने इन सब का सेट ले लेंगे, ये हो गया पावर सेट। तो समझ गए आप लोग कैसे हम लोग पावर सेट निकालते हैं? 5 देन सारे सिंगल वाले एलिमेंट, देन सारे डबल वाले, देन सारे ट्रिपल वाले, देन वो लास्ट में वो सेट खुद, ठीक है। इन सब का सेट ले लेने पे वो बन जाता है पावर सेट। नाउ अब एम्प्टी सेट का पावर सेट, ये स्पेशल केस है। तो देखिए पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट विल बी अ सेट कंटेनिंग द एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एक तो सबसेट होगा इसका। देन अगर पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट ले लेंगे तो फिर उसमें भी एक तो एम्प्टी सेट खुद बनेगा, देन एक एम्प्टी सेट जो सेट के अंदर है वो बनेगा, इस तरह से। तो इस तरह से हम अगर एम्प्टी सेट की बात करें तो स्पेशल केस में इसी तरह से हम पावर सेट निकालते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ फार्मूला है। फार्मूला कहता है कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2 to the power n सबसेट होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे PQR में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 एलिमेंट थे। पावर सेट में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी सेट में, पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होते हैं। अगर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 था, n इज इक्वल टू, तो पावर सेट में क्या हुआ? 2 to the power 3 दैट इज 8, राइट। अब देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है सेट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं? वो सारे पेयर्स आते हैं किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसमें
ए बी टाइप का पेयर बनता है, ए और बी अगर दो सेट है उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी करेंगे, सारे ऐसे एलिमेंट्स का पेयर बनता है जिसमें पहला एलिमेंट तो ए से बिलोंग करेगा बट दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। और ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड नहीं चलता है, ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 एंड 2 1 आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा। सो अगर एक एग्जांपल है कि कोई सेट ए है हमारा 1 2 और बी है हमारा ए बी सी, और इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो क्या क्या होगा, हर एक एलिमेंट का हर एक दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ, देन 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, और इसको लिख दो सबको सेट बना के। तो 1 का ए के साथ बने तो 1 ए, 1 का बी के साथ 1 बी, 1 का सी के साथ 1 सी, 2 का ए के साथ 2 ए, 2 का बी के साथ 2 बी, 2 का सी के साथ 2 सी। तो इस तरह से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होता है, टोटल जो पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, वो क्या होंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, मतलब पहले सेट में जितने एलिमेंट होंगे इंटू दूसरे सेट में जितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए टोटल कितने 6 बने ना, 1 2 3 4 5 6। कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी थी, 2 एलिमेंट थे तो 2। कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी थी, 3 एलिमेंट थे तो 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो आप कभी मत ऐसा सोच लीजिएगा कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस बी के बराबर होगा। अब और भी एग्जांपल है कि किस तरह से कार्डिनैलिटी निकालते हैं, और ऑर्डर जो है यहाँ पे मतलब मैटर करता है, इसीलिए कम्यूटेटिविटी रूल नहीं लगती है, राइट। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल सेट, अभी तक तो हमने सिर्फ 2 सेट का ही देखा, ए और बी का। अब हो सकता है कि बहुत सारे सेट हों, A1 A2 A3, इस तरह से A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अगर n हमारे सेट्स हों और उनके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कुछ नहीं, n पेयर्स बनेंगे, जिस तरह 2 में 2 पेयर बन रहे थे, इसमें n पेयर्स बनेंगे। वो पेयर्स क्या क्या होंगे, वो पेयर्स होंगे A1 जो कि A1 का होगा, A2 होगा, A3 होगा, डॉट 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 AN होगा, और इसमें जितने भी AI रहेंगे हमारे, A ऑफ I, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं, सच दैट AI जितने भी रहेंगे वो हमारे सेट जो हैं उसके एलिमेंट्स रहेंगे, वेयर I इज़ इक्वल टू 1 to n, राइट। तो इनको जब हम पेयर वाइज लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो वो हमारे जो पेयर्स बनेंगे इस तरह से, लाइक 0 1 1 2 एंड 0 1 2। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या है, एक तो पेयर बनेगा 0 1 0, एक बनेगा 0 1 1, एक बनेगा 0 1 2, ठीक है। फिर दूसरा पेयर बनेगा 0 2 0 0 2 0 2 1 0 2 2। फिर 1 के साथ भी ऐसे ही बनेगा 1 1 0 1 1 1 1 1 2। फिर 1 का 2 के साथ भी ऐसे ही बनेगा 1 2 0 1 2 1 1 2 2। इतना सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, वही यहाँ पे जो है सब दिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ना अब यहाँ पे अगर एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे 2 में था, अगर ए में n एलिमेंट हैं और बी में ए की कार्डिनैलिटी n है और बी की कार्डिनैलिटी m है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते थे, n क्रॉस m। अब यहाँ पे क्या मल्टीपल सेट्स हैं, मान लो ए की कार्डिनैलिटी n है, बी की कार्डिनैलिटी m है और सी की कार्डिनैलिटी जो है वो p है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की कार्डिनैलिटी क्या होगी, जितने भी एलिमेंट हैं सब में उनकी मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब इसमें एक स्पेशल चीज़ है, अगर सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम पावर के फॉर्म में दिखाते हैं, राइट। सो ए स्क्वायर मीन्स ए क्रॉस ए को बोलते हैं ए स्क्वायर, मतलब 2 बार गुना हुआ। अगर ए क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए 3 बार गुना कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये चलेंगी, ए टू द पावर n क्या है, हम ए को n टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स, राइट। इस तरह से चलती हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया है कि ए अगर 1 2 हो तो ए स्क्वायर क्या होगा, 1 2 को 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या, ए क्रॉस ए, तो हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। इस तरह से ए क्यू ए 4 सब निकाल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर करके, राइट। अब देख लेते हैं यूनियन इंटरसेक्शन, ये भी 12th का कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट स्टिल एक बार रिविजिट कर लेंगे। यूनियन क्या होता है, किसी भी 2 सेट ए एंड बी का, इसे डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो या तो ए के पार्ट हैं या बी के पार्ट हैं या दोनों के पार्ट हैं, राइट। जैसे अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोई एक ए सेट है
135, बी में है 1 2 3, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो या तो ए के पार्ट हैं या बी के पार्ट हैं या दोनों के पार्ट हैं, तो 1 दोनों में है तो 1 आएगा, ठीक है, 3 दोनों में है तो 3 आएगा, 2 एक में है तो 2 आएगा, 5 एक में है तो 5 आएगा। तो 1 2 3 5 या 1 3 2 5 जो भी बोलिए, ये जो है इसका यूनियन हुआ। और वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो क्या है, ये ए का पोर्शन है, ये बी का पोर्शन है, और ये बाहर वाला जो यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन बी जो है वो ये टू कंबाइंड पोर्शन होगा, जो ए और बी दोनों में होगा, मतलब आइदर ए में या और बी में, दोनों में नहीं, आइदर ए या और बी में होगा, ठीक है। तो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को जो है बोथ सेट से कॉपी कर लेता है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जस्ट यूनियन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि सेट ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो होते हैं इंटरसेक्शन में, राइट। तो देखिए यहाँ अगर वेन डायग्राम में देखें तो कॉमन क्या है ए और बी में, ये बीच वाला पोर्शन ये, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम मैथमेटिकल नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये कैसे होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जो दोनों का पार्ट हो, ठीक है, एक्स इन बोथ ए एंड बी। जैसे 1 3 5 और 1 2 3 वाला एग्जाम्पल फिर से लें तो कॉमन क्या क्या है, 1 है, और कॉमन क्या है, 3 है, तो 1 एंड 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 1 3 आएगा, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं, तो कोई भी सेट डिसजॉइंट कब तब कहलाएगा, 2 सेट्स अगर दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। मान लीजिए एक ऐसा वेन डायग्राम है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, कॉमन क्या है दोनों के बीच में, देखिए कुछ नहीं, नथिंग कॉमन। सो ए एंड बी आर नोन एज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसको दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, कुछ नहीं है ना, तो 5। अब ये एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अब यूनियन, कार्डिनैलिटी एंड सेट डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कार्डिनैलिटी हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट यूनियन के केस में क्या होगा, यूनियन के केस में कार्डिनैलिटी क्या होती है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, अगर ए यूनियन बी की बात करें तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी, मतलब ए का साइज प्लस बी का साइज माइनस ए इंटरसेक्शन बी का साइज, ठीक है। अब ये माइनस क्यों करते हैं इंटरसेक्शन बी, क्योंकि डबल काउंटिंग को रोकने के लिए। कैसे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा वेन डायग्राम है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में ये पूरा रीजन आ जाएगा। अब देखिए ये जो अंदर वाला रीजन है इसमें ये धारियाँ भी हैं जो कि ए में काउंट हुई थी, ये भी हैं जो बी में काउंट हुई थी, मतलब बीच वाला जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं, एक टाइम को तो रखेंगे क्योंकि ये पूरा एरिया है हमारा यूनियन का, एक टाइम तो रखेंगे, एक टाइम हम माइनस कर देंगे, इसीलिए हम ए यूनियन बी का जो कार्डिनैलिटी या साइज रहते हैं तो उसमें ए प्लस बी माइनस 1 टाइम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, ठीक है, डबल काउंटिंग हटाने के लिए। अब देख लेते हैं सेट डिफरेंस क्या होता है। तो सेट डिफरेंस जो होता है वो ए माइनस बी की अगर बात करें तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हैं बट बी में हैं ही नहीं, वो होता है सेट डिफरेंस। सो ए माइनस बी इज ऑल द एलिमेंट्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इन ए, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे यहाँ वेन डायग्राम में देखिए वो सारे एलिमेंट जो ए में है बट बी में है ही नहीं, तो ए में ये सारे एलिमेंट हैं बट इनमें से क्या कोई बी में है, नहीं। अगर इस पोर्शन में रहता है ना बीच में कॉमन वाले में, तो ये कभी भी नहीं बन पाता, मतलब ए माइनस बी नहीं हो पाता। तो ए माइनस बी के लिए वही है कि ए के सारे एलिमेंट जो बी में है ही नहीं। उसी तरह से बी माइनस ए अगर हम करते तो ये वाला आता एरिया, ये वाला आता, ये वाला एरिया आता बी माइनस ए में, बी माइनस ए में, और अभी ये वाला एरिया आ रहा है ए माइनस बी में, ठीक है। इसी तरह से होती है, राइट, ओके। अब जैसे यहाँ 2 सेट है 1 3 5 1 2 3, ए माइनस बी में क्या आएगा, जो ए में तो है मगर बी में नहीं है, तो 1 तो दोनों में है, देखिए 3 भी दोनों में है, 5 दोनों में नहीं है, तो ए माइनस बी में 5 आएगा। अब अगर बी माइनस ए की बात करें तो ऐसी चीज़ जो बी में तो है बट ए में नहीं है, तो ये कॉमन तो कॉमन ही है, तो जो बी में है और ए में नहीं है, तो जैसे 2 बी में है बट ए में नहीं है। तो इस तरह से हम सेट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और चीज़ याद रखिएगा कि सेट डिफरेंस भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ हमने देख लिया, एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। नाउ यूनिवर्सल सेट एंड सेट कम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यूनिवर्सल सेट वो एक सेट होता है जिसमें सारे सेट इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, द सेट दैट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, जिसमें सारे एलिमेंट उसके पार्ट, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अरिथमेटिक में बात करें, अगर अरिथमेटिक में कुछ भी हो रहा है तो एन जो होता है नेचुरल नंबर या जेड इंटीजर की बात करें, ये सब यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। और अलजेब्रा या कैलकुलस की बात करें तो रियल नंबर्स जो है वो जनरली यूनिवर्सल सेट का काम करती है। जैसे वेन डायग्राम में ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना पूरा, ठीक है, बेसिकली पूरा ही पोर्शन, नॉट बाहर वाला, अंदर वाले में भी तो रहता ही है,
बट यूनिवर्सल सेट ये है बाहर वाला पूरा का पूरा, राइट। सो ये होता है यूनिवर्सल सेट। सो यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल सेट के बाद ही आता है। कैसे कि कॉम्प्लीमेंट जो है कोई सेट का वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इज़ यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है पूरा, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो भी पूरा यूनिवर्सल सेट में है सब कुछ माइनस ए का पार्ट, ये माइनस कर दो, जो भी उस सेट में है वो माइनस कर दो, तो वो हमारा बच जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में बच गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दो। नाउ एग्जांपल में ये दिखा दिया कि अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ए ग्रेटर दैन 10 और यू जो है हमारा वो है ऑल पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ जेड प्लस, तो ए बार क्या हो जाएगा 1 2 से लेकर 10 तक, क्योंकि ग्रेटर दैन 10 वाला जो है वो तो ए में है, ए बार में लेस दैन 10 वाला आएगा और पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली 1 से लेकर 10 तक वाला सब आ जाएगा, राइट। अब रिलेशनशिप क्या होता है सेट डिफरेंस में और कॉम्प्लीमेंट में, तो याद रखिएगा ए माइनस बी जो है सेट डिफरेंस वो हमेशा होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये जो है हमारा रिलेशनशिप। ओके, नाउ कुछ सेट आइडेंटिटीज़ हैं जो हम देख लेंगे। ये कुछ फेमस फार्मूलाज हैं जो काम आते हैं अक्सर प्रूव करने में कोई चीज़, सेट से रिलेटेड थ्योरम। तो क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ, वो क्या कहता है अगर किसी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो वो सेट खुद होता है, और अगर किसी सेट को फाई जो है इम्प्लीसिट उसके साथ यूनियन किया जाए तो वो सेट भी खुद ही होता है। देन डोमिनेशन लॉ क्या कहता है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट को यूनियन किया जाए तो डोमिनेशन हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का और पूरा वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटरसेक्शन के टर्म्स में अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो फाई डोमिनेट कर देगा और वो सब पूरा का पूरा फाई हो जाएगा। देन आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी सेट को खुद के साथ यूनियन किया जाए तो वो सेट ही रहता है, और किसी भी सेट को खुद के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो भी वो खुद ही सेट रहता है, ये आइडेम्पोटेंट। देन कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ कहता है कि अगर किसी भी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो सेट खुद मिल जाता है हमें, राइट। देन कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये यूनियन इंटरसेक्शन पे लगती है। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसोसिएटिव लॉ कि जो हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर सी को बाहर निकाल दे बाद में करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन के केस में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर पहले करें और अगर हम ऐसे लिखें ए इंटरसेक्शन बी पहले देन इंटरसेक्शन सी तो भी सेम काम करेगा। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये जो अंदर वाला है इसको बाहर निकाल देंगे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होता है ना 1 प्लस अरिथमेटिक में होता है उस तरह से यहाँ भी होता है, राइट। ओके, नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफ़ी फेमस है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी और उसके पूरे के पूरे ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो वो होता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नॉट इंटरसेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट जो है बाहर अलग अलग पे लग जाता है और ये जो अंदर की फंक्शनैलिटी वो चेंज होकर यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला यूनियन में बदल गया, बीच में यूनियन वाला इंटरसेक्शन में बदल गया, और जो कॉम्प्लीमेंट था ओवरऑल पे वो अलग अलग एलिमेंट पे आ गया। सिमिलरली एक एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, ये कहता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ ए, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज़ ए, तो एब्जॉर्ब हो जाता है। देन कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे सेट आइडेंटिटी हैं जो कुछ थ्योरम्स प्रूव करने में, क्वेश्चंस प्रूव करने में काम आते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ये इसी के साथ ये पहला लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।